वेलकम टू यूट्यूब चैनल केम टू फेम। और अभी के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नीट पीवाईक्यू फ्रॉम ईयर 2024। 2024 में पूछे गए नीट के क्वेश्चन को हम लोग वन बाय वन सॉल्व करेंगे विथ डेप्थ कंसेप्ट। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 1 ग्राम ऑफ NaOH ट्रीटेड विथ 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl सॉल्यूशन। मतलब HCl सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है और इसका मोलर कंसंट्रेशन दिया है। मास ऑफ NaOH लेफ्ट अनरिएक्टेड इज इक्वल टू, तो NaOH का मास कितना होगा जो रिएक्ट नहीं किया, लेफ्ट मास हमें कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो फॉर्मूला है कंसंट्रेशन इक्वल्स टू N/V, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए, दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू V। कंसंट्रेशन जो है दैट इज मोलर कंसंट्रेशन, उसका वैल्यू है 0.75। तो यहाँ पे रखा हुआ है 0.75 इंटू वी। वी है वॉल्यूम ml में, और इसको 1000 से डिवाइड कर दिए, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिला 0.75 डिवाइडेड बाई 40। उसके बाद हमें मास ऑफ HCl रिएक्टेड, HCl का कितना मास है जो रिएक्ट किया है वो कैलकुलेट किए। उसके लिए जो हम लोग फार्मूला यूज किए वो है कौन सा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ से हम गिवन मास कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स तो हमें मिल गया 0.75 डिवाइडेड बाई 40, और इसको मॉलिक्यूलर मास, HCl का मॉलिक्यूलर मास होता है 36.5, उससे मल्टीप्लाई किए तो वैल्यू मिला हमें 0.684 ग्राम। उसके बाद हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखना है। HCl H प्लस डोनेट किया, NaOH OH माइनस डोनेट किया, वो H प्लस और OH माइनस मिल करके वाटर बनाया, और बेस का पॉजिटिव पार्ट और ये एसिड का निगेटिव पार्ट मिल करके सॉल्ट बनाया। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं आर्हेनियस एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में NaOH का 1 मोल यूज हो रहा है, HCl का भी 1 मोल यूज हो रहा है। और हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास है वो उसके 1 मोल के बराबर होता है। तो HCl का मॉलिक्यूलर मास 36.5 और NaOH का मॉलिक्यूलर मास है 40। ये 40 आया कैसे, तो सोडियम का एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, ये सबको ऐड किए तो वैल्यू मिला हमें 40। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखना है कि मॉलिक्यूलर मास जो होता है सब्सटेंस का, दैट इज इक्वल टू इट्स 1 मोल। अब यहाँ पे यूनिटरी मेथड यूज कर देंगे, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि मास ऑफ NaOH लेफ्ट अनरिएक्टेड, मतलब हमें NaOH का मास कैलकुलेट करना है, तो यूनिटरी मेथड में उसको राइट साइड में लिखेंगे। तो इस इक्वेशन से क्या मिल रहा है कि 36.5 ग्राम HCl को रिएक्ट करने के लिए कितना ग्राम NaOH चाहिए, तो 40 ग्राम NaOH। तो जो हमें मास मिला था HCl का 0.684 ग्राम, HCl को कितना ग्राम NaOH चाहिए, तो उसको कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू मिला 0.75 ग्राम। अब ये क्वेश्चन में पूछा था कि मास लेफ्ट अनरिएक्टेड, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट मास इक्वल्स टू 1 माइनस 0.75, वो आ गया 0.25 ग्राम, और इसको मिलीग्राम में अगर हम कन्वर्ट कर दिए तो आ गया 250 मिलीग्राम। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा बी। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो क्वांटम नंबर पे बेस्ड है। इसमें पहला क्वांटम नंबर दिया है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि एक सबसेल में जो डिफरेंट ऑर्बिटल है, जैसे p सबसेल में डिफरेंट ऑर्बिटल है px, py, pz, तो जो लोब्स है p ऑर्बिटल का, वो एक्स एक्सिस में अगर ओरिएंटेड है तो उसका नाम हो गया px, अगर वो y एक्सिस में है तो py, z एक्सिस में है तो pz। तो ओरिएंटेशन क्या बताता है कि ऑर्बिटल जो है वो कौन सा एक्सिस में ओरिएंटेड है, और वो इंफॉर्मेशन हमें मिलता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। उसके बाद है स्पिन क्वांटम नंबर, MS मतलब स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर का दो वैल्यू होता है, प्लस ऑफ माइनस ऑफ। ये बताता है इलेक्ट्रॉन का स्पिन, कि इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज।
+1/2 शो करता है क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन और -1/2 एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एल। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एल का वैल्यू हो सकता है 0, 1, 2, 3। अगर ये 0 है तो एस ऑर्बिटल, 1 है तो पी ऑर्बिटल, 2 है तो डी ऑर्बिटल, और एल का वैल्यू 3 है तो एफ ऑर्बिटल। तो हमें एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से क्या मिलता है? शेप। जैसे अगर हम बोलते हैं एस ऑर्बिटल तो उसका शेप कैसा है? मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस में वो अपने आप को किस फॉर्म में रखेगा? तो स्फेरिकल फॉर्म में। पी ऑर्बिटल कैसा है? तो डम्बेल शेप। ये नेचर में 3 डायमेंशनल स्पेस में अपने आप को कैसा रखेगा? तो डम्बेल के शेप में। डी ऑर्बिटल है तो डी ऑर्बिटल कैसा रखेगा अपने आप को? तो डबल डम्बेल शेप। और एफ ऑर्बिटल का शेप पता नहीं है। तो जो हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है वो शेप के बारे में बताएगा। लास्ट है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है साइज ऑफ ऑर्बिटल। साइज का मतलब हुआ सिंपल कि अगर हमारा एटम का सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ डिफरेंट ऑर्बिट है या डिफरेंट शेल है, तो वो डिफरेंट सेल का जो सेपरेशन होगा, डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस से, वो अलग अलग होता है और यही उसके साइज को बताएगा। जैसे अगर हम कोई एटम ले ले ए और उसका साइज ये हो गया न्यूक्लियस और ये एक ऑर्बिट। एटम बी, उसका ये न्यूक्लियस और ये हो गया हमारा उसका डिफरेंट ऑर्बिट्स। तो इसके पास एक ऑर्बिट है, इसके पास दो ऑर्बिट हो गया, तो ऑब्वियस है कि बी का जो साइज है वो ए के साइज से बड़ा होगा। तो ये बात पता कैसे चलता है? तो हम इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू यूज करते हैं। एन का वैल्यू इसके लिए कितना आ गया? 1। एन का वैल्यू कितना आ गया? 2। एन का वैल्यू हाइयर है, इसका मतलब हो गया कि बी का साइज ए से बड़ा है। तो ये जो 4 क्वांटम नंबर है उसके इंफॉर्मेशन को हम समराइज कर दे रहे हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव साइज ऑफ ऑर्बिटल, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर शेप ऑफ ऑर्बिटल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, और स्पिन क्वांटम नंबर जो है दैट इज अबाउट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाइब्रिडाइजेशन से। इसमें हमें दोनों लिस्ट को मैच करना है। फर्स्ट लिस्ट में कंपाउंड दिया है और सेकेंड लिस्ट में उसका शेप और ज्योमेट्री फाइंड आउट करना है। जैसे NH3 मॉलिक्यूल फर्स्ट है, तो NH3 में अगर उसके शेप या ज्योमेट्री को फाइंड आउट करना है तो सबसे बड़ा कंसेप्ट जो हम लोग मेन कंसेप्ट यूज करते हैं ये है कि उस मॉलिक्यूल में हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितना है। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो NH3 में ये 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर तो हो गया 4, जहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है। लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण इस मॉलिक्यूल का जो शेप है वो रेगुलर नहीं होगा, इसलिए इरेगुलर ज्योमेट्री में इसका जो शेप होता है वो कौन सा हो जाएगा? हमारा पिरामिडल शेप। तो इसका NH3 के लिए जो शेप होगा दैट इज द ट्राइगोनल पिरामिडल। उसके बाद है BrF5 मॉलिक्यूल। यहाँ पे सेंट्रल एटम है ब्रोमीन और ये 5 बॉन्ड बना चुका है 5 फ्लोरीन एटम के साथ। तो यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया वो टोटल हुआ 6, क्योंकि 5 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर, 5 + 1 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ, जिसमें 5 बॉन्ड पेयर है मतलब 5 बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। और इसका जो शेप है वो इस तरह से है, यहाँ पे स्क्वायर पिरामिडल। ये स्क्वायर शेप हो गया। और पिरामिडल क्यों? क्योंकि ये जो लोन पेयर है वो इसको पिरामिडल शेप दे रहा है। तो BrF5 जो है वो स्क्वायर पिरामिडल होगा। उसके बाद है हमारा XeF4। सेंट्रल एटम है जेनॉन और जेनॉन जो है वो कितना बॉन्ड बनाया है? तो इसका पहले शेप हम लोग लिख ले, XeF4। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर शेप, 4 फ्लोरीन आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे होगा एक लोन पेयर और यहाँ पे होगा एक लोन पेयर। तो इसको लेकर के जो शेप हमें मिला वो कौन सा हो गया? स्क्वायर प्लैनर। स्क्वायर प्लैनर शेप। तो XeF4 में जो हमारा टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर है
वो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना मिला हमें, तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है, जहाँ पे बॉन्ड पेयर कितना हो गया 4 और लोन पेयर कितना हो गया 2। तो इसका शेप हो गया स्क्वायर प्लेनर। और लास्ट मॉलिक्यूल जो है दैट इज SF6। SF6 मॉलिक्यूल जो है उसका शेप कैसा होगा, तो ये होगा ऑक्टाइड्रल, SF, यहाँ पे F और F। इस SF6 मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन पेयर अगर हमें काउंट करना है तो इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल कितना हो जाएगा 6। और सेंट्रल एटम सल्फर है वो 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर होगा दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 6 विथ नो लोन पेयर। यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसका जो शेप होगा वो रेगुलर शेप होगा, रेगुलर ज्योमेट्री देगा। और रेगुलर ज्योमेट्री होने के बाद SF6 जो है वो ऑक्टाहीड्रल शेप को शो करेगा। तो इसको लेकर के जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो गया हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन। लिस्ट 1 में कुछ प्रोसेस दिया है और लिस्ट 2 में उसका कुछ कंडीशन दिया हुआ है। तो इसमें जो फर्स्ट है वो है कौन सा कंडीशन, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस किसको बोलते हैं हम लोग, तो आइसोथर्मल प्रोसेस वो है जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। मतलब वो प्रोसेस जब कैरी आउट होगा तो वहाँ पे dt इक्वल्स टू 0, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज हो सकता है। सिस्टम और सराउंडिंग हीट को गेन या लूज कर सकता है। तो आइसोथर्मल के लिए कौन सा ऑप्शन इधर से करेक्ट होगा, तो कैरीड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। उसके बाद है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस किसको बोलते हैं, तो आइसोकोरिक प्रोसेस होगा जहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, dV इक्वल्स टू 0। ऐसा प्रोसेस जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऑपरेट हो उसको बोलेंगे आइसोकोरिक। तो आइसोकोरिक हो गया हमारा थर्ड। उसके बाद है आइसोबारिक। आइसोबारिक वो प्रोसेस होता है जहां पे प्रेशर कांस्टेंट हो, dP इक्वल्स टू 0। ऐसा प्रोसेस जो कांस्टेंट प्रेशर पे हो उसको बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। तो ये हो गया। और उसके बाद है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस किससे बोलेंगे, जहां पे हीट कांस्टेंट हो, एडियाबेटिक, dQ इक्वल्स टू 0। मतलब वो सिस्टम में हीट कंटेंट जो है वो कांस्टेंट होगा, लेकिन सिस्टम और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट हो सकता है। तो ये चार प्रोसेस को देख करके जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हो गया लास्ट ऑप्शन, जिसमें आइसोथर्मल में हमें क्या करना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट करना है। आइसोबारिक में प्रेशर को कांस्टेंट करना है। आइसोकोरिक में वॉल्यूम को कांस्टेंट करना है। और एडियाबेटिक में हीट को कांस्टेंट करना है। तो ये जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वो क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से रिलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का ही है, जहाँ पे न्यूमेरिकल पूछा गया है। इसमें हमें वर्क को कैलकुलेट करना है। कहाँ पे, तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस में, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स गैस का दिया है कितना 1, टेम्परेचर है 25 डिग्री C, प्रेशर 20 एटमोसफेयर टू 10 एटमोसफेयर। मतलब प्रेशर चेंज जो है वो 20 से 10 तक है। और गैस कांस्टेंट R का वैल्यू दिया है 2 और इसका यूनिट है कैलोरी। तो हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये यूज करना है कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस हो तो वहाँ पे वर्क का फॉर्मूला हो जाता है W इक्वल्स टू -2.303 nRT log V2 बाई V1। n हो गया नंबर ऑफ मोल्स, R हो गया गैस कांस्टेंट, T हो गया टेम्परेचर, V2 V1 हो गया फाइनल और इनिशियल वॉल्यूम। और हमें पता है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मतलब वॉल्यूम ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा। इसी को लेकर के हम प्रेशर के टर्म में भी इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं।
माइनस 2.303 nRT log P1 बाई P2, मतलब इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाई फाइनल प्रेशर, और वॉल्यूम के टर्म में था फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई इनिशियल वॉल्यूम। तो V2 बाई V1 के जगह अगर हमें प्रेशर लिखना हो तो हमें लिखना चाहिए P1 बाई P2। क्यों? तो उसका रीजन होता है कि वॉल्यूम में और प्रेशर में इनवर्स रिलेशन है। और यहाँ पे वर्क के लिए जो साइन दिया है वो है निगेटिव। तो वर्क के लिए अगर निगेटिव साइन है, निगेटिव, इसका मतलब होता है वर्क इज डन बाय सिस्टम, वर्क इज डन बाय सिस्टम, ये साइन कन्वेंशन है। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग सारे वैल्यू को रखे। नंबर ऑफ मोल्स क्वेश्चन में कितना दिया है? 1, तो एन का वैल्यू हो गया 1। गैस कांस्टेंट आर का वैल्यू 2 लेना है कैलोरी में, तो एन का वैल्यू 2। टेम्परेचर है 25 डिग्री सी, तो इस 25 को हम लोग केल्विन में कन्वर्ट किए 273 ऐड करके, तो वैल्यू कितना मिला? 298 के, वो है हमारा 298। और लॉग वी पी प्रेशर कितना था? P1 20, और P2 जो फाइनल प्रेशर हो गया वो कितना हो गया? 10। तो ये हो गया लॉग P1 बाई P2 के जगह कितना हो गया? P1 इक्वल्स टू 20 एंड P2 इक्वल्स टू 10। अब ये अगर हम कैंसिल करें तो ये हमें मिल जाएगा कितना? लॉग 2, लॉग 2, और लॉग 2 का वैल्यू होता है 0.3। तो 0.3 इंटू 298 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2.303, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू हमें फाइनल कितना मिलता है? -413.14 कैलोरी। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। और वर्क के लिए जो हमें फाइनल आंसर मिला उसका साइन निगेटिव है। इसका मतलब क्या हो गया? कि वर्क इज डन बाय सिस्टम। और क्वेश्चन में भी मेंशन है कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो अगर गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन ऑफ गैस, तो ये ऑब्वियस है, इसका मतलब होता है कि वर्क इज डन बाय सिस्टम, बाय सिस्टम। तो एक्सपेंशन वर्क इज डन बाय सिस्टम, जिसको हम लोग न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करते हैं? निगेटिव साइन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का, इन विच ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजेज। एंट्रोपी का मतलब क्या होगा? एंट्रोपी का मतलब होता है डेल्टा एस। डेल्टा एस इक्वल्स टू सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। और डेल्टा एस को क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अगर डेल्टा एस पॉजिटिव हो गया तो हम समझते हैं कि प्रोसेस हमारा कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होता है? उस प्रोसेस का नेचुरल टेंडेंसी होगा उस डायरेक्शन में होने का, नेचुरल टेंडेंसी। अब हमें ये सारे प्रोसेस को एक एक करके चेक करना है कि ये कहाँ कहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज करेगा। मतलब डेल्टा एस का वैल्यू कौन कौन सा प्रोसेस में क्या होगा? पॉजिटिव। तो जैसे अगर हम बोलते, फर्स्ट में दिया है कौन सा? लिक्विड इवेपोरेट्स टू वेपर। मतलब यहाँ पे अगर हम वाटर को ले लें और इसका फेज है लिक्विड, और ये चेंज हो रहा है किसमें? H2O गैस में। तो जब सिस्टम लिक्विड से गैसियस फेज में आया तो वहाँ पे जो एंट्रोपी है, रैंडमनेस है, वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ पे जो डेल्टा एस है वो हो जाएगा पॉजिटिव। नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है हमारा? टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड लोअर्ड फ्रॉम 130 केल्विन टू 0 केल्विन। मतलब वो जो सब्सटेंस था उसका टेम्परेचर कितना रखा था? 130 केल्विन, ये हाइयर हो गया, और 0 केल्विन लोअर टेम्परेचर हुआ। तो हाइयर से लोअर टेम्परेचर पे जब आया तो वहाँ पे जो डेल्टा एस होगा वो भी हो जाएगा 0, क्योंकि ये एब्सोल्यूट 0 है। तो एब्सोल्यूट 0 पे जो एंट्रोपी चेंज हो जाता है वो हो जाता है 0। और एंट्रोपी चेंज अगर कम हो जाएगा तो ये इसके लिए हमारा डेल्टा एस इस प्रोसेस में क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए इंक्रीज करता हुआ नहीं दिखेगा। तो ये ऑप्शन हमें नहीं लेना है। उसके बाद है नेक्स्ट में, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम ब्रेक करेंगे, हीट करेंगे, तो प्रोडक्ट हमें देगा सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में एक ही टाइप का मॉलिक्यूल है सोडियम बाइकार्बोनेट, लेकिन राइट साइड में 3 तरह का मॉलिक्यूल मिला। उसके साथ 2 मॉलिक्यूल का फिजिकल स्टेट हो गया गैसियस,
जो एंट्रोपी या रैंडमनेस होता है उसका ऑर्डर क्या होता है, तो एंट्रोपी जो होगा वो गैस के लिए ज़्यादा होता है लिक्विड से, और लिक्विड का ज़्यादा होता है सॉलिड से। तो इसको लेकर के ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद है हमारा क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है वो चेंज हो रहा है किसमें, क्लोरीन गैस में। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म एटॉमिक फॉर्म में जब चेंज होगा तो ऑब्वियस है कि उसका जो एंट्रोपी या रैंडमनेस है वो बढ़ेगा, इसलिए ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये चार में से तीन ऑप्शन करेक्ट है, ए सी डी, और इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया सी, जहाँ पे ए सी और डी में जो हमारा सिस्टम या प्रोसेस दिया है उसमें लेफ्ट टू राइट उस प्रोसेस के होते समय एंट्रोपी हमारा इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन इक्विलिब्रियम से, इन विच ऑफ फॉलोइंग इक्विलिब्रिया केपी एंड केसी आर नॉट इक्वल। केपी और केसी का वैल्यू इक्वल नहीं होगा, तो इसके लिए हमें एक सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा, केपी इक्वल्स टू केसी आर टी रेज टू डेल्टा एन जी। अगर डेल्टा एन जी का वैल्यू जीरो हो जाए तब उस केस में क्या होता है कि केपी इक्वल्स टू केसी। डेल्टा एन जी का मतलब क्या होता है, तो डेल्टा एन जी इक्वल्स टू गैसियस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो हमें ये सारे रिएक्शन को चेक करना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रोडक्ट साइड में गैसियस मोल्स कितना है, 2, 1 + 1 2, यहाँ पर भी गैसियस मोल्स 2, तो 2 - 2 0, तो डेल्टा एन जी जीरो हो गया, मतलब यहाँ पे के पी इक्वल्स टू के सी। यहाँ पर भी प्रोडक्ट साइड में 1 + 1 2, यहाँ भी 1 + 1 2, 2 - 2 0, डेल्टा एन जी जीरो, मतलब के पी इक्वल्स टू के सी। गैसियस मोल्स 2, 1 + 1 2, तो 2 - 2 इक्वल्स टू 0, मतलब यहाँ पर भी के पी इक्वल्स टू के सी। ये फर्स्ट रिएक्शन में क्या है, 1 + 1 2, लेफ्ट साइड में 1, 2 - 1 इक्वल्स टू 1। यहाँ पे डेल्टा एन जी का वैल्यू जीरो नहीं है, इसलिए यहाँ पे के पी इज नॉट इक्वल टू के सी, और जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इक्विलिब्रियम का है, कंसीडर फॉलोइंग रिएक्शन इन सील्ड वेसल एट इक्विलिब्रियम विथ कंसंट्रेशन। N2 का कंसंट्रेशन दिया है, O2 का कंसंट्रेशन दिया है, और NO का कंसंट्रेशन दिया हुआ है। ये रिएक्शन है 2NO गैस गिव्स N2 + O2 गैस। ये रिएक्शन पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें NO गैस का जो मोल दिया है वो है 0.1। व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा को कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये रिएक्शन को लिख लिए, 2NO गैस गिव N2 गैस + O2 गैस। इसका मोल दिया था NO गैस का 0.1, तो अगर ये इनिशियल मोल हो गया हमारा 0.1, इसका मतलब हुआ कि उस इनिशियल कंडीशन पे कोई प्रोडक्ट नहीं बना होगा, इसलिए उसका मोल ले लिया गया कितना, 0 0। उसके बाद इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम, ये प्रोडक्ट जो है वो बनना शुरू हो गया, मतलब रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चलना शुरू हो गया। N2 का जो मोल कॉफिशिएंट है, यहाँ का मोल है वो NO के आधा है, हाफ है। तो इसके लिए हम वैल्यू कितना ले लिए, x, और इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि ये N2 NO के हाफ है, तो x/2। O2 भी जो है वो NO का हाफ है, तो इसका भी हो गया x/2। और ये x अगर हम प्रोडक्ट के लिए एज्यूम किए हैं तो ये प्रोडक्ट का x का वैल्यू जो है वो ये रिएक्टेंट के इनिशियल मोल के रिस्पेक्ट में माइनस होगा, क्योंकि अगर x मोल यहाँ से रिमूव होगा तभी ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो इसका इक्विलिब्रियम पे कितना हम मोल ले लिए, 0.1 - x। अब इसमें हम लगा देंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या लिखना है, केस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल्स टू, प्रोडक्ट में कौन कौन सा मोल आया, x/2 x/2, तो यहाँ पे हो गया x/2 इंटू x/2,
और डिनोमिनेटर में ये रिएक्टेंट, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 0.1 माइनस एक्स, 0.1 माइनस एक्स, और कोफिशिएंट 2 है वो चला गया पावर में। और ये जो कंसंट्रेशन दिया हुआ था क्वेश्चन में N2 का, O2 और NO का, इसका यूज करके हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन अगर लिखे तो वो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन Kc इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ NO स्क्वायर। ये सारे कंसंट्रेशन टर्म को रख करके और कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू हमें मिल रहा है कितना 1.607। अब हम इसको इक्वेट कर सकते हैं कि ये जो पूरा टर्म है दैट इज इक्वल टू 1.607, और यहाँ से हम x का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। x का वैल्यू कैलकुलेट किए तो वो आया 0.0716। x का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद जो हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट कीजिए, तो अल्फा को कैलकुलेट करेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिसोसिएटेड, मतलब उसका वैल्यू कितना आया हमें, तो वो वैल्यू आ गया था कितना 0.0716, ये वैल्यू ले लिए, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स टेकन, जो हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था उसका मोल्स टेकन कितना था, तो 0.1। तो इसको हम क्या करेंगे 0.0716 को 0.1 से डिवाइड किए तो हमें मिल गया कौन सा, अल्फा का वैल्यू, और वो अल्फा का वैल्यू आया कितना 0.716। तो 0.716 को लेकर के जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डी। उसके बाद है रेडॉक्स का क्वेश्चन, विच रिएक्शन इज नॉट रेडॉक्स रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन रेडॉक्स नहीं होगा। तो उसके लिए सिंपल मेथड क्या करना है, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट को असाइन कर लेना है। जैसे यहाँ पे इस ऑप्शन में बेरियम है, तो ये सेकेंड ग्रुप का है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2, क्लोरीन का होता है -1, सोडियम का होता है +1, सल्फर जो है +6, ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्साइड -2, फिर बेरियम का हो गया +2, सल्फर +6, ऑक्सीजन -2, सोडियम +1, क्लोरीन -1। अब हम इस रिएक्शन में अगर हम बेरियम का ऑक्सीडेशन नंबर देखें लेफ्ट और राइट साइड, वो कांस्टेंट है, क्लोरीन का कांस्टेंट है, सोडियम का कांस्टेंट, सल्फर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कांस्टेंट है। मतलब इस ऑप्शन के लिए देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उस रिएक्शन में किसी भी सेम एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट लेफ्ट टू राइट चेंज नहीं कर रहा है, कांस्टेंट है। जैसे बेरियम का दोनों तरफ कांस्टेंट, सल्फर का दोनों तरफ कांस्टेंट, क्लोरीन का दोनों तरफ कांस्टेंट, ऑक्सीजन का दोनों तरफ कांस्टेंट, इसलिए यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ, इसलिए ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। तो रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है उसको चेक करने के लिए हमें ये कंसेप्ट यूज करना होता है कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट एक एटम का चेंज हो रहा है लेफ्ट टू राइट, तो हम समझेंगे कि अच्छा हमारा रेडॉक्स रिएक्शन है, अदरवाइज नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिस्ट 1 में मॉलिक्यूल दिया है और लिस्ट 2 में नंबर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम दिया हुआ है। जो पहला मॉलिक्यूल है वो है इथेन। तो इथेन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सी सी, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। तो कार्बन कार्बन के बीच में ही हमें काम करना है, बिटवीन बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम। तो 2 कार्बन एटम के बीच में यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया 1। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो गया, इथेन के लिए 2 कार्बन के बीच में 1 सिग्मा बॉन्ड। इथीन, इथीन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो C डबल बॉन्ड C। तो कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, मतलब जब डबल आ गया तो एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। उसके बाद है C2 मॉलिक्यूल, C2। तो C2 के लिए क्या करना है, हमें 2 कार्बन एटम लिखना है और 2 कार्बन एटम के बीच में यहाँ पे जो पाई बॉन्ड का नंबर होगा वो कितना हो जाएगा 2।
तो C2 के लिए 2 पाई बॉन्ड, और है इथाइन। इथाइन का मतलब हो गया C ट्रिपल बॉन्ड C, एक सिग्मा और 2 पाई। तो इसको लेकर के जो हमारा करेक्ट इंफॉर्मेशन है वो कौन सा है, 1 सिग्मा 2 पाई। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन अमॉन्ग फॉलोइंग इज। अब हम लास्ट ऑप्शन को देखें तो ये जो कार्बोकेटाइन है ये कार्बोकेटाइन 3 डिग्री है, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के लिए ये जो हो गया अल्फा पोजीशन, ये भी अल्फा पोजीशन, ये भी अल्फा पोजीशन। तो टोटल नंबर ऑफ जो हमारा अल्फा हाइड्रोजन हो गया वो कितना हो गया, 3 + 2 + 2 7। मतलब ये जो मॉलिक्यूल, ये जो कार्बोकेटाइन है इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 7 है, मतलब इसमें हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के लिए नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हो गया हमारा कितना, 7। मतलब यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन का एक्सटेंट सबसे ज़्यादा होगा। और ये जो ग्रुप है अल्काइल ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो अल्काइल ग्रुप के कारण जो प्लस आई इफेक्ट है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो दो रीजन से, हाइपर कंजुगेशन से और प्लस आई इफेक्ट से, जो लास्ट ऑप्शन का कार्बोकेटाइन है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। करेक्ट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है on heating some solid substance change from solid to vapor state without passing through liquid। वो लिक्विड में चेंज नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे सब्सटेंस जो है वो सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है गैस में, वेपर में, विदाउट बिकमिंग लिक्विड। द टेक्निक यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ सच सॉलिड सब्सटेंस बेस्ड ऑन एबव प्रिंसिपल इज नोन एज। तो जब सब्सटेंस सॉलिड से गैस में चेंज हो विदाउट बिकमिंग लिक्विड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे सब्लिमेशन। तो यहाँ पे दिया ही था कि जो सॉलिड है वो वेपर में चेंज हुआ पासिंग थ्रू विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन प्रोसेस। ये करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम का ही, जिसमें रिएक्शन दिया है 2A गिव्स B + C। Kc का वैल्यू है 4 × 10⁻³ कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C, और उसका वैल्यू है 2 × 10⁻³ मोलर। अब हमें करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके लिए हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन के लिए रिएक्शन कोसेंट निकाल लेंगे। रिएक्शन कोसेंट का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस अदर देन एट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बनते समय जो सब्सटेंस का कंसंट्रेशन है उसको छोड़ करके उस रिएक्शन में सब्सटेंस का जो कंसंट्रेशन है अदर देन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन कोसेंट। और ये रिएक्शन कोसेंट क्या हो गया, तो प्रोडक्ट ऑफ, जो प्रोडक्ट है उसका कंसंट्रेशन टर्म। तो प्रोडक्ट है बी सी, तो कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू सी डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए, और कॉफिशियंट चला जाएगा पावर पे। और ए बी और सी का कंसंट्रेशन क्वेश्चन में इक्वल दिया हुआ है 2 × 10⁻³ उसको अगर हम रखें और सिंप्लीफाई किए तो क्यूसी का वैल्यू कितना आ गया 1, और केसी का वैल्यू कितना दिया है 4 × 10⁻³ अब हम क्या करेंगे, इस क्यूसी और केसी के वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो क्या पता चलेगा कि क्यूसी मतलब रिएक्शन कोसेंट इज ग्रेटर देन केसी। और अगर रिएक्शन कोसेंट ज्यादा हो केसी से, है ना, तो उस केस में रिएक्शन जो है वो कौन सा डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होने का मतलब कि ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन
फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम चलेगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा चलेगा। अगर यहाँ पे ऐसा होता के सी ग्रेटर देन क्यू सी, तो ये ज़्यादा चलता कौन सा डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन हमें जो के सी का वैल्यू दिया है और क्यू सी जो हम कैलकुलेट किए, वो दोनों के वैल्यू को कंपेयर करने के बाद क्या पता चला कि रिएक्शन कोसेंट क्यू सी इज ग्रेटर देन के सी। मतलब यहाँ पे इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के का वैल्यू कम है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के का वैल्यू कम होने का मतलब होता है कि वो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में न चल के ज़्यादा किस में चलना चाहेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थर्ड, रिएक्शन हैज़ टेंडेंसी टू गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अभी के वीडियो में हम लोग नीट 2024 में जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ था उसका एक वीडियो प्रिपेयर किए, और वो सारे क्वेश्चन को हम कंसेप्चुअली सॉल्व किए हैं। स्टूडेंट को ये सारे वीडियो को देखना चाहिए ताकि चैप्टर का कंसेप्ट भी अच्छा हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, साउंड कंसेप्ट आ जाए, प्रैक्टिस अच्छा हो जाए, और इससे इस कंसेप्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में आ सकता है उसको हम करेक्टली अटेम्प्ट कर पाए। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो है वो रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ पीवाईक्यू नीट 2024 का हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक यू।